देखिए आज के वीडियो में बात करते हैं हीट स्टोन सेतु। हीट स्टोन सेतु क्या है? ये जो कल हमने टॉपिक पढ़ा था किरचॉफ के नियम, तो किरचॉफ के नियम का ये एक एप्लीकेशन है, उसका एक अनुप्रयोग है। हालांकि हीट स्टोन सेतु जो है ये एक प्रिंसिपल है, ये एक सिद्धांत है, और इस सिद्धांत पर कार्य करने वाले जो एपरेटस होते हैं वो आपके एक मीटर सेतु है और एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स है। लेकिन अब उन दोनों को ही सिलेबस से हटा दिया गया। लेकिन मीटर सेतु वाला जो टॉपिक है वो प्रैक्टिकल में आपके सिलेबस में है। ऐसे ही पोटेंशियोमीटर टॉपिक और है एक, वो भी आपके सिलेबस में है, तो उसकी बात हम प्रैक्टिकल के समय पर करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं हीट स्टोन सेतु की कि भाई हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है। ये एक प्रिंसिपल है और हमें उस प्रिंसिपल को प्रूव करके दिखाना है। हीट स्टोन साइंटिस्ट का नाम है। हीट स्टोन ने क्या किया, 4 प्रतिरोध लिए और चारों प्रतिरोधों को लेकर के एक चतुर्भुज बनाया। और चतुर्भुज बनाने के बाद जैसे मान लीजिए 4 प्रतिरोध लेकर के इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल तैयार कर लिया। ऐसे करके एक चतुर्भुज बना लिया। ये चतुर्भुज हो गया आपका, मान लो ए बी सी डी, और इन चारों प्रतिरोधों के नाम है पी क्यू आर और ये एस। अब क्या किया, एक विकर्ण जो है डायगोनल, इसके दो विकर्ण है, तो एक विकर्ण के बीच में तो बी और डी के बीच में तो लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर धारामापी, और एक लगा दी प्रेस की K2 मान लो इसको, और ए और सी इनके बीच में ऐसे ना लगा करके हम बाहर की तरफ से लगा के दिखा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक सेल या बैटरी लगा दी और दूसरी डॉट की लगा दी K1, ये K1 K2। देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिए, वैसे आप जानते होंगे इस तरह के सिंबल का मतलब होता है डॉट की। डॉट की का मतलब है कि अगर तुम्हें ज्यादा देर तक विद्युत धारा प्रवाहित करानी है तो एक डॉट होती है और उसको उसके अंदर लगा दिया जाता है, जब तक लगी रहेगी जब तक धारा प्रवाहित होती रहेगी। ये होती है प्रेस की। प्रेस की का होता है अगर थोड़ी देर के लिए धारा प्रवाहित करानी है तो हम इसको केवल प्रेस करते हैं। जितनी देर धारा आएगी उतनी देर हाथ से दबा के रखेंगे तो धारा आएगी, जैसे हाथ हटा लेंगे वो हट जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते प्रेस की। है दोनों ही की, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो हीट स्टोन ने क्या किया भाई, हीट स्टोन ने 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस लेकर के चारों प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज की भुजाओं में लगा दिया, और उसके बाद एक विकर्ण के बीच में तो एक सेल और एक की केबल लगा दी, और दूसरे विकर्ण के बीच में एक धारामापी, गैल्वेनोमीटर पर धारामापी। धारामापी का काम क्या है? देखिए 3 चीजें आएंगी, अगला जो चैप्टर आने वाला है उसमें इसको आप डिटेल में पढ़ोगे। ये 3 चीजें हैं, एक धारामापी, एक आपका अमीटर और एक आपका वोल्टमीटर। ये 3 एपरेटस है आपके। धारामापी का काम है किसी परिपथ में धारा के मान को डिटेक्ट करना, मेजर नहीं करना, मापता नहीं है, केवल पता लगाता है कि धारा है या नहीं। अमीटर का काम है किसी परिपथ में धारा के मान को मेजर करना। अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हो तो अमीटर लगाना पड़ेगा। और वोल्टमीटर का काम है किसी परिपथ में 2 बिंदुओं या सेल के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना। ठीक है, उनको अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर धारा आ रही है कि नहीं आ रही है उसका पता लगाने के लिए आपने गैल्वेनोमीटर लगा लिया है, यहाँ पर एक बैटरी लगा दी है, मान लीजिए प्लस माइनस, और बैटरी को विद्युत वाहक बल के रूप में चाहो तो ई ले। अब हीट स्टोन ने ये अरेंजमेंट बनाने के बाद क्या बताया कि अगर यहाँ पे ये व्यवस्था हो कि P/Q = R/S, तो गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है। गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होने का मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। यानी ये सिद्धांत है कि अगर इस चित्र में P/Q = R/S हो जाए तो गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं जाएगी। बैटरी से यहां से धारा जा रही है, मान लीजिए यहां से विद्युत धारा जा रही है आपकी I, और इधर जाने वाली धारा को आपने मान लिया I1 और इधर जाने वाली धारा को मान लिया I2। अब क्या होगा, यहां से इधर जाने वाली धारा को मान लिया आपने IG, लेकिन
प्रैक्टिकली क्या देखते हैं कि आई जी की वैल्यू 0, यानी धारा मापी में कोई विद्युत धारा नहीं जा रही है। कब नहीं जा रही है? जब P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S है। तो एक बात बताइए, जब I1 धारा यहां से आ रही है और इधर जाने वाली धारा 0 है, तो इधर जाने वाली धारा कितनी होगी? फिर I1 ही होगी। अगर IG की वैल्यू 0 नहीं होती तो फिर उसको लिखते I1 माइनस IG अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार आप जानते हो किसी भी जंक्शन पर आने वाली धाराएं बराबर होती हैं जाने वाली धाराएं, इसलिए तो इधर से I1 आ रही है और इधर कोई धारा जा नहीं रही, इसका मतलब टोटल धारा उधर चली जाएगी। इधर आपका I2 है, अब इस यहां से लेके यहां तक के वायर में तो धारा 0 है, इसका मतलब ये I2 जो आएगा वो इधर कितना चला जाएगा? I2 चला जाएगा। इधर से I1 आया, इधर से I2 आया और ये टोटल कितना हो जाता है? I। तो फिर से आप इसमें चाहो तो दिखा सकते हो I, और यहाँ I की अगर वैल्यू की बात करोगे तो वो हो जाएगी I1 प्लस I2। सही है, अगर जरूरत पड़ जाए तो अगर आपसे लिखवाने के लिए आता है कि भाई किरचॉफ व्हीटस्टोन ब्रिज का स्टेटमेंट बताइए, व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत को लिखिए, तो बस आप ये चित्र बनाओगे और चित्र बनाने के बाद कह दोगे कि व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोध PQRS को चित्र के अनुसार अरेंज किया, और यदि यहाँ कंडीशन ये होती है P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, तो धारा मापी में कोई भी विक्षेप नहीं आता, यानी उसमें प्रवाहित होने वाली धारा शून्य होती है। या फिर आप इसका उल्टा बोल सकते हो कि व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत के अनुसार यदि चित्र के अनुसार अरेंजमेंट में धारा मापी में धारा शून्य होती है, तो यहां दिए गए प्रतिरोधों में निम्न संबंध होता है, यानी P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। दोनों बातें एक दूसरे के पूरक हैं। आप या तो इसको कहिए और उसको बता दो, या उसको कहिए और इसको बता दो। यानी आप अगर ये बताना चाहते हैं कि धारा मापी में धारा शून्य है तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S होगा, और अगर आप ये बताना चाह रहे हैं कि P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S है, तो फिर कहोगे कि धारा मापी में धारा क्या होगी? शून्य होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये है इसका स्टेटमेंट, कथन। अब आप इसको प्रूव करना चाहते हो, अब आप इस चीज को सिद्ध करके लाना चाह रहे हो, तो इसे सिद्ध करके लाने के लिए हम ये लेकर के चल रहे हैं कि धारा मापी की तरफ जाने वाली जो विद्युत धारा है वो क्या है? 0 है। अब आपको क्या करना है? आप केवल, क्योंकि देखो पहले मैंने बता दिया व्हीटस्टोन ब्रिज ये क्या है? ये किरचॉफ के नियम का अनुप्रयोग, किरचॉफ के नियम का अनुप्रयोग। जब ये किरचॉफ के नियम का अनुप्रयोग है तो डेफिनेटली ये प्रूव जब होगा तो इसमें किरचॉफ के नियमों का उपयोग किया जाएगा। तो इसे प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? पहले बंद पास ले रहे हैं A B, चाहो तो G नाम ले दो, बीच में गैल्वेनोमीटर है, नहीं तो A B D A, तो आप लिख दोगे बंद पास A B D A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाओगे, कल वाली बात, आप यहां से चले, प्रतिरोध आया P और धाराएं I1, और आप जिधर जा रहे हो उसी डायरेक्शन में है विद्युत धारा, इसका मतलब ये हो गया I1P प्लस का। सही है, आगे बढ़ी। मान लो इसका प्रतिरोध है G, इसमें अगर धारा IG है तो ये हो जाता IG इंटू G, लेकिन IG की वैल्यू 0 है तो जरूरी नहीं है उसको आप लिखो, क्योंकि 0 इंटू G तो 0 रहेगा, इसलिए इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे इधर से। अब देखो विद्युत धारा इधर से आ रही है और हम इधर से जा रहे हैं, यानी अपोजिट, और यहाँ रेजिस्टेंस है R और विद्युत धारा है I2, तो माइनस का I2R इज इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 1। तो आपने पहले इस वाले पास में ले लिया, सिंबल भी दिखा दीजिए, इंडिकेशन दिखा दो कि हमें ऐसे उसको लेके चलना है। अब आप इसमें ले लो B C D B में, इस तरह से। अब आपने ले लिया बंद पास B C D B में, इससे वही लगाइए किरचॉफ सेकंड लॉ। यहां से चले I1Q पॉजिटिव आएगा, I1Q, फिर ऐसे घूम के आएंगे, ये नेगेटिव आएगा I2S
माइनस का I2 इंटू एस, और ये तो जीरो है इसलिए जीरो, और एच इक्वल टू में जीरो, क्योंकि कोई सेल लगा हुआ ही नहीं है। ये आपके इक्वेशन आ गए दो, इक्वेशन मान लिया इसको सेकंड। चाहो तो यहाँ आप एक काम और कर सकते थे, जैसे इसको इक्वेशन फर्स्ट में मान करके एक स्टेप और बढ़ा करके, यानी ये इसी को हम आगे करते तो इसको इधर ले जाते, हो जाता I1P इक्वल टू I2R। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और इसे भी ऐसे I1Q इक्वल टू I2S, इसको मानो इक्वेशन सेकंड। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का डिवाइड कर दो। समीकरण 1 बटे समीकरण 2, बड़ा सिंपल है, दो इक्वेशन बनाने और भाग देना है, भाग देके अपने आप सॉल्व हो गया। अब आप भाग दोगे I1P और I1Q, I1 से I1 कैंसिल आउट, और ये बचा P अपॉन Q इक्वल I2 R अपॉन S। और वास्तव में आप देख रहे हैं हम भी इसी को लेके आना चाहते हैं। इसका मतलब हीट स्टोन जो है बड़ी आसानी से 3 लाइन में सॉल्व होकर के आ गया, और आपको दिख भी रहा है कि हाँ सा ये किससे आया, किरचॉफ के नियम को लगा करके आया है। इसका मतलब डेफिनेटली ये किरचॉफ के नियम का एक अनुप्रयोग है। क्लियर। दूसरी बात, हमें इसमें अब कुछ चीजों को समझना होगा, क्योंकि मीटर सेतु जो है वो आपका एक प्रैक्टिकल है, और वो प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में है। इसका मतलब वो इस सिद्धांत पे काम करता है, तो प्रैक्टिकल भी करोगे तो वाइवा बनेगा। इसका मतलब हीट स्टोन सेतु पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वाइवा के अंदर। तो फिर इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझ लिया जाए कि वास्तव में इसमें क्या चीजें हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये करते हैं कि इस सिद्धांत से निकाला क्या जाता है। तो इस सिद्धांत पे काम करने वाले जो उपकरण हैं, इस सिद्धांत पर काम करने वाले जो उपकरण है, पहला तो है मीटर सेतु। कभी कभी पूछ सकता है आपसे कि हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करने वाले उपकरणों के नाम बताइए, तो आप बता दोगे पहला तो होता है मीटर सेतु, और दूसरा होता है POB, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। POB बहुत समय से सिलेबस में नहीं है, लेकिन मीटर सेतु अभी हटाया गया है, अभी 1-2 साल से पहले था, प्रैक्टिकल में अभी भी है आपके यहाँ। तो एक तरह से उसको ऐसे मत मानो कि हटा दिया गया है जब प्रैक्टिकल में है, ठीक है। दूसरी बात, थोड़ी सी ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि इनमें होता क्या था। वास्तव में मीटर सेतु और पोस्ट ऑफिस बॉक्स दोनों में ही किसी दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। तो क्या ज्ञात करते हैं हम यहाँ से, तार का प्रतिरोध, और प्रतिरोध ज्ञात करने के बाद आप चाहें तो प्रतिरोधकता भी निकाली जा सकती है। तो प्रतिरोध भी निकाला जा सकता है, वह प्रतिरोधकता भी आप निकाल सकते हो। यानी प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों को आप कैलकुलेट करके ला सकते हो विद द हेल्प ऑफ मीटर सेतु और पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ठीक है। और वो काम आप करोगे भी मीटर सेतु में। तो पहली बात तो हमें पता चल गया भाई हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, उसको हमने सिद्ध कर दिया। सिद्ध करने के बाद हमें पता चल गया तो उस पर काम करने वाले उपकरण कौन कौन से हैं, और उन उपकरणों में किया क्या जाता है। एक दिए गए तार का प्रतिरोध या उसकी प्रतिरोधकता ज्ञात की जाती है। अब बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान दीजिए। देखिए, ये जो रिलेशन है P/Q=R/S, यहाँ P और Q के अलग अलग मान होने ज्ञात होने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर इनका रेशियो भी हमें ज्ञात होगा तो भी हमारा काम चल जाता है। भाई, एक तो होता है वैल्यू होना और एक होता है रेशियो होना, दोनों अलग अलग बात है, सही है ना। तो अगर P और Q का रेशियो भी अगर हमारे पास है तो हमारा काम हो जाएगा। इसीलिए यहां पर हम P/Q को कहते हैं रेशियो R, अनुपाती भुजाएं। क्या बोलते हैं, रेशियो आर्म्स। तो ये ध्यान रखना है, यहां P/Q को रेशियो आर्म्स बोलते हो। दूसरी बात, R, देखिए R और S ये दो प्रतिरोध है जिनमें से एक ज्ञात है हमें और एक अज्ञात है। तो ये जो R होता है ये होता है ज्ञात प्रतिरोध, नॉन रेजिस्टेंस, और S जो है ये होता है अज्ञात प्रतिरोध। यानी आप
जिस प्रतिरोध को निकालना चाह रहे हैं वो S की जगह पर निकल करके आता है, S की वैल्यू निकल करके आती है, वो है आपका अज्ञात प्रतिरोध। तो इस तरीके से आप P Q R S के बारे में समझ गए कि R की वैल्यू हमारे पास होगी उसे ज्ञात प्रतिरोध कहेंगे, S की वैल्यू हमें निकल के आएगी, जिस तार का प्रतिरोध निकालना है वो S की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और P और Q का रेशियो हमें पता होगा, इसीलिए उसको रेशियो आर्म्स कहते हैं। तो ये चीज़ हमें जानकारी होनी चाहिए। आपसे एग्जामिनर वाइवा के समय में पूछ सकता है कि इसमें P/Q क्या है, तो आप बोल दोगे रेशियो आर्म्स। R क्या है? अज्ञात प्रतिरोध है, S अज्ञात प्रतिरोध है जिसकी वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। चलिए भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें से वाइवा के छोटे छोटे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, और उससे पहले एक क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है जिसके बारे में बात करें, वो आपको थ्योरी में भी पूछा जाता है। और वो क्वेश्चन क्या है कि ये जो हमारा व्हीटस्टोन सेतु है, ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कब होता है, ये सबसे ज़्यादा सुग्राही कब होता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये हमारा जो व्हीटस्टोन सेतु है, ये सबसे ज़्यादा सुग्राही कब होगा? देखिए, P/Q = R/S तो बहुत सारी कंडीशनों में बराबर हो सकता है। जैसे P और Q की वैल्यू ली आपने 5 और 10, और R और S की वैल्यू ली 10 और 20, तब भी बराबर आएंगे। और भी कोई वैल्यू लो 50, 100, 25, 50, तब भी बराबर आएंगे। लेकिन बात ये आ रही है कि ये सबसे ज्यादा सुग्राही कब होता है? सुग्राही का मतलब है सेंसिटिव, और सेंसिटिव का क्या मतलब है, इस चीज को देखो समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये जो शब्द है ना सेंसिटिव, ये जो सुग्राही शब्द है, इसका मतलब अलग अलग जगह पे थोड़ा अलग, मतलब तो वैसे एक ही है, लेकिन हर जगह के सिचुएशन के हिसाब से उसको डिफाइन अलग तरीके से किया जाता है। जैसे हम कहें कि हमारी स्किन सेंसिटिव है, तो स्किन सेंसिटिव होने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी छोटी सी चीज भी आके हमारे हाथ पे बैठ जाएगी तो तुरंत हमें पता चल जाएगा। इसका मतलब हमारी जो स्किन है वो सेंसिटिव है। ऐसे नहीं आकर के मक्खी बैठ गई, कीड़ा चलने लग रहा है, चींटा घूमने लग रहा है और हमें पता ही नहीं चल रहा, इसका मतलब फिर हम कम सेंसिटिव है या सेंसिटिव नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, मान लीजिए आप अमीटर से कोई करंट को मेजर करना चाहते हो, और अमीटर हमारा ऐसा है कि हमने उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो करा दी और उसकी सुई हिली नहीं रही है। बात समझ रहे हो कि नहीं? उसकी सुई हिली नहीं रही है, इसका मतलब अमीटर सेंसिटिव नहीं है। सेंसिटिव का मतलब तो ये है कि थोड़ी सी भी करंट आए तो ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाए। भाई ज्यादा डिफ्लेक्शन का मतलब तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ सा करंट आ गई। समझ गए ना बात को? तो उस चीज को कहते हैं सेंसिटिव। तो हम बात कर रहे हैं कि भाई व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो हमारा कैसा है, ये सबसे ज्यादा सुग्राही कब होगा, सेंसिटिव कब होगा? तो उसके लिए P/Q/R/S की वैल्यू कम होनी चाहिए और समान ऑर्डर के होने चाहिए। समान ऑर्डर से मतलब है कि P/Q = R/S, तो मैंने ये लिख दिया, इस कंडीशन में भी है, लेकिन अगर मैं इसको लिखूं 1 1 1 1, समझ रहे हो ना? अब भी P/Q = R/S है, तो ये समान ऑर्डर की हो गई और वैल्यू भी कम हो गई। तो आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट बहुत पूछा जाता है कि हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज कब सुग्राही होता है, तो आप बता दोगे हमारे चारों प्रतिरोधों के मान कम होने चाहिए और समान ऑर्डर के होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। तो उस स्थिति में हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा वो सबसे ज्यादा सुग्राही होगा। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरी एक और बात देखिए, यहां इस रिलेशन में आप जानते हो क्रॉस में चीजें बदली जा सकती है। अगर आप चाहें तो R को Q की जगह पे लिख सकते हो और Q को R की जगह पे लिख सकते हो, या फिर आप चाहें तो S को P की जगह पे लिख सकते हो और P को S की जगह पे लिख सकते हो, क्योंकि क्रॉस में चीजें बदली जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है ना? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस फिगर में इस धारामापी को और इस सेल को आपस में बदल दें, यानी अब की बार आप सेल को तो लगा दें इस वाले डायगोनल में, इस वाले विकर्ण में, और धारामापी को लगा दें इस वाले विकर्ण में, तो हमारी इस कंडीशन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारी कंडीशन अब भी P/Q = R/S रहेगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? आप ऐसे कह सकते हो कि ये दो भुजाएं हैं। कौन सी भुजाएं? डायगोनल वाली, एक BD और एक AC। अगर आप इनको बदल देते हो, या तो आप ऐसे कहिए सेल को और धारामापी को बदल देते हैं, तो हमारी बैलेंसिंग कंडीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बैलेंसिंग कंडीशन का मतलब होता है जब धारामापी में शून्य विक्षेप आ जाए,
शून्य करंट आ जाए, उसको कहते हैं बैलेंसिंग कंडीशन, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब इसीलिए इन दोनों भुजाओं को कहते हैं संयुग्मी भुजाएं, कॉन्जुगेट आर्म्स। कौन कौन सी? बीडी एंड एसी, ये हमारी संयुग्मी भुजाएं हैं। संयुग्मी भुजाएं क्यों हैं? क्योंकि अगर हम यहाँ धारामापी और सेल को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो हमारी जो कंडीशन है P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और आपसे एग्जामिनर भी पूछ सकता है इस बात को। एक और बात, हालांकि उसे आप अभी बहुत अच्छी तरीके से समझ नहीं पाओगे, पर फिर भी मैं प्रयास करूंगा थोड़ा सा समझाने का, और जब मैं आपको मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा तो वो पॉइंट आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और वो पॉइंट क्या होता है, जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो कुछ सावधानियों की बात आती है, और उसमें सावधानी में एक सावधानी यहाँ बोली जाती है कि फर्स्ट प्रेस की K1 एंड आफ्टर देन K2, यानी आप पहले K1 की को प्रेस करोगे और उसके बाद K2 को प्रेस करोगे। अगर आपने यहाँ ऐसा कर दिया कि K2 को पहले प्रेस कर लिया और K1 को बाद में प्रेस किया, पता है क्या होगा? आगे एक चैप्टर आएगा, 6वां चैप्टर आपका, 6वें चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में क्या होता है कि जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि आपकी समझ में ज़्यादा नहीं आएगा, तो थोड़ा सा एक आइडिया ले लो, जैसे ही वो चैप्टर आएगा आपका मैं क्लियर कर दूंगा, इसका रेफरेंस दे करके क्लियर कर दूंगा, ठीक है? तो वहाँ क्या होता है, जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कराते तो उसमें अपने आप विद्युत धारा पैदा हो जाती है, उसमें अपने आप विद्युत धारा पैदा हो जाती है, या कहिए प्रेरित विद्युत पागल उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। अब क्या होगा, जैसे ही आप पहले इस की को प्रेस करोगे तो करंट हमेशा, जब स्विच को ऑन करते हैं तो करंट 0 से अपनी मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाती है, यानी करंट के मान में परिवर्तन होता है थोड़ी देर के लिए, क्षणिक, मोमेंटरी, भले वो समय इतना कम है 10⁻³ सेकंड का समय है, लेकिन उसमें परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होता है तभी तक विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना होती है। तो ये जो प्रतिरोध होते हैं ना, वास्तव में ये इंडक्टर कॉइल का काम करते हैं, एक बहुत बड़े रूप में नहीं, लेकिन हर प्रतिरोध से संबंधित एक इंडक्टेंस होता है और इंडक्टेंस से संबंधित एक प्रतिरोध होता है। इसलिए अगर आपने इस की को पहले से दबा रखा तो जैसे ही इस की को हम पहले इस की को दबा दिया और बाद में इस की को दबा रहे, तो क्या हुआ, करंट 0 से I तक जाएगी, यानी करंट का मान बदलेगा। तो शुरुआत में यहाँ करंट का मान चेंज होगा तो यहाँ प्रेरित धारा और उत्पन्न हो जाएगी। तो कंडीशन क्या हो सकती है कि तुम्हें गैल्वेनोमीटर में एक क्षण भर के लिए डिफ्लेक्शन दिख सकता है, गैल्वेनोमीटर की सुई हिलती हुई दिख सकती है। अब आपका दिमाग घूम जाएगा कि सर आपने तो कहा था कि P/Q इक्वल टू R/S होगा, तो गैल्वेनोमीटर में करंट जाएगी नहीं, यानी गैल्वेनोमीटर में तो 0 पर रहेगा डिफ्लेक्शन जो सुई है उसकी, और यहाँ तो सुई हिल गई, इसका मतलब करंट आई है। तो आप दिमाग लगाने लग जाओगे कुछ न कुछ गड़बड़ है, और वो गड़बड़ किसकी वजह से हो रही है? वो हो रही है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना की वजह से। उससे बचने के लिए, उस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम हमेशा पहले इस की को दबाएंगे, और इस की को दबाने के बाद जब यहाँ पहुंचेंगे ना, इतनी देर में वो टाइम हो चुका होगा कि करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को गेन कर चुकी होगी, और करंट मैक्सिमम हो जाती है तो फिर कभी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नहीं होता, वो केवल करंट के परिवर्तन के दौरान होता है। सही है ना? तो कुल मिलाकर के इस सावधानी में ये सावधानी कह सकते हो, फर्स्ट प्रेस K1 एंड आफ्टर देन K2, पहले K1 की को दबाएं और उसके बाद K2 को दबाएं, जिससे कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वाली घटना से बचा जा सके, इसमें जो डिफ्लेक्शन दिखे उससे हम बच सके, कंफ्यूजन ना हो। दूसरी एक और थोड़ी सी बात समझिए, इन दोनों पॉइंटों के बीच में करंट नहीं जा रही है, इसका मतलब ये है कि बी पॉइंट और डी पॉइंट समान विभव पर हैं। देखिए विद्युत धारा क्यों नहीं बहती दो पॉइंटों के बीच में, अगर एक हाई पोटेंशियल पे होगा एक लो पोटेंशियल पे होगा, तब तो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, और विद्युत धारा नहीं जा रही है, इसका मतलब वो समान विभव पर हैं। अगर तुमसे कोई पूछे कि बी और डी के विभव कैसे होंगे, तो आप कह देंगे बी और डी पॉइंट जो है वो समान विभव पर होंगे। तो इस तरह से इसके बारे में ये कुछ पॉइंट थे जो आपने समझ लिए, और इनका ध्यान रखना है। अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट, और इसके आधार पर मीटर ब्रिज वाला जो प्रैक्टिकल है उसको हम बाद में कराएंगे प्रैक्टिकल के टाइम पर।